तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं इस नए सेशन में। आज हम मूवीज से रिलेटेड तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज हम एक लेखक के साथ बात करेंगे कि उनके क्या क्या एक्सपीरियंस थे, उनकी क्या क्या बातें थी जब वो मूवी की शूटिंग करवा रहे थे या राइटिंग कर रहे थे, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे थे। तो देखिए, आज मेरे साथ हैं सज्जल कुमार, जिन्होंने मुकेश जासूस की स्क्रिप्ट राइटिंग में एक काफी बड़ी और काफी अच्छी भूमिका निभाई है। तो चलिए आज हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड, मुकेश जासूस की कहानियों से रिलेटेड, शूटिंग से रिलेटेड। तो सर, हेलो। हाय ईशान। हाय। हेलो सर। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम? जब आप खाली टाइम में होते होंगे, वैसे तो आप राइटिंग करते हैं, वी ऑल नो दैट। उसके अलावा जब आप खाली होते हैं, तब आप क्या क्या करना पसंद करते हैं आप राइटिंग के बाद, राइटिंग के अलावा? तो एंटरटेनमेंट और कंटेंट से रिलेटेड चीजें पसंद है, जैसे चीजों को देखना। तो आप जब बना रहे होते हैं तो आप कैसा देख रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो शोज देखना, फिल्म्स देखना, जो लगभग हमारे जनरेशन के सब लोगों का शौक है अब तो। यस। तो अपना भी वही होता है, क्योंकि खुद राइटिंग भी करनी होती है, तो अक्सर जो हम देख रहे होते हैं वो उससे रिलेटेड होता है कभी कभी, कि किस तरह की चीज लिख रहे हैं। तो अगर बहुत ह्यूमर जैसा कुछ लिख रहे हैं तो यूजुअली बहुत ज्यादा डार्क या थ्रिलर उस समय नहीं देखेंगे। या कोई यंग स्पेस में कुछ लिख रहे हैं तो कोशिश रहती है कि थोड़े यंग स्पेस का कंटेंट देखा जाए। उसके अलावा पढ़ना पसंद है। किताब किताब घर पे है, मतलब एक अच्छा खासा कलेक्शन है, तो वो पढ़ते रहते हैं। फिक्शन अब कम हो गया है, नॉन फिक्शन पढ़ना, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, वो सब ज्यादा पसंद आता है। और राइटिंग से रिलेटेड और सिनेमा से रिलेटेड भी किताबें पढ़ने का काफी शौक है। उसके अलावा दोस्तों के साथ वक्त बिताना, एक हमने ना इमेज बना दी है कि राइटर बहुत अकेले रहते हैं, लोनर होते हैं खुद के साथ ही समय, लेकिन वैसा मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ ऐसा है कि लोगों के साथ स्पेंड करना टाइम बहुत अच्छा लगता है। एक फ्रेंड सर्कल है जिसके साथ लगभग हर दूसरे दिन किसी ना किसी दोस्त के साथ बॉम्बे में हम लोग कैफे, अभी तो वो सब पॉसिबल नहीं है, अभी तो हम सब घर के अंदर है। पर जब नॉर्मल समय था तो कैफेज में बैठ के स्टोरीज पे बात करना, बाकी चीजों पे बात करना, टाइम पास करना, वो बड़ा अच्छा लगता था। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो यही मेन चीजें हैं जो पसंद है। मेन चीज है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ये बिल्कुल आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि जो राइटर्स हैं, लोगों में एक स्टीरियोटाइप, एक मानसिकता बन चुकी है कि हम लोग यही सोचते हैं कि यार ये लोग अकेले रहते होंगे ज्यादा सोचने के लिए, लिखने के लिए, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल नहीं। तो ये एक डिफरेंट तरीका हमारे सामने पेश करता है कि राइटर्स ऐसे भी होते हैं, हम लोग कुछ गलत सोचते हैं। तो वो एक चीज हटेगी हम सबके दिमाग से। सर, बहुत अच्छा आंसर लगा आपको। सेकंड क्वेश्चन सर, व्हाट वाज योर बेस्ट और वर्स्ट टाइम? अब हम सबकी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम अच्छे दिन देखते हैं, बहुत बुरे दिन भी देखते हैं। हमारी पढ़ाई से रिलेटेड कभी पढ़ाई हो पा रही है, नहीं हो पा रही, बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं। हम्म। तो आपकी लाइफ में जब आप स्टार्ट कर रहे थे ये सब चीजें की राइटिंग का, राइटिंग से पहले, तो उसमें क्या क्या स्ट्रगल्स थी आपकी लाइफ में? आप उस पर कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे? सो राइटिंग का स्ट्रगल, तो चूंकि मेरी जो जर्नी थी थोड़ी अलग थी, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई और एक स्मॉल टाउन में, अगर आप बड़े रांची में जैसा एजुकेशन हुआ, तो वहां पे सिनेमा को करियर की तरह देखते भी नहीं है लोग। वहां के मतलब कोई नहीं सोचता है कि फिल्मों और एक्टिंग तो फिर भी कोई सोच सकता है, लेकिन लिखना या कोई और टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ सिनेमा वो कोई नहीं सोचता है वहां पे कि ये भी करियर हो सकता है। तो वैसे जगह से जब निकलते, और स्टूडेंट अच्छे थे, तो इंजीनियरिंग हुई एक अच्छे कॉलेज से, उसके बाद एमबीए हुआ एक अच्छे कॉलेज से, और वो सब होने के बाद एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एक अच्छी नौकरी लग रही है, अब ये काम करो, जो करना भी शुरू कर दिया। वो करते करते देखते देखते 3-4 साल जिंदगी के निकल भी गए। लेकिन उसी प्रोसेस में बॉम्बे शिफ्ट होना हो गया था, और तब बॉम्बे में धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मुंबई की इंडस्ट्री कैसे काम करती है। थोड़े से लोगों से बातचीत करके समझ के तो वो कॉन्फिडेंस आया, और फिर वो जंप लिया। मेरे हिसाब से शुरुआती दिन में ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि बहुत जल्दी ये समझ में आ गया था कि चीजों में वक्त लगेगा। आई थिंक वहां पे परेशानी आने लगती है जब लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, कि जैसे 4.5 साल का ये मेरा सफर रहा है, और ये पहले ओटीटी रिलीज और जिस जब राइटिंग में घुसे थे, तो ऐसा लग सकता है कि बहुत ज्यादा समय है 4.5 साल। बट इस 4.5 साल में 2 साल एक प्रोडक्शन हाउस के साथ फुल टाइम जॉब चल रहा था, एक प्रोडक्शन के लिए एक फीचर फिल्म लिखी, वेब सीरीज का एक प्रोजेक्ट किया, एक और प्रोडक्शन के लिए वेब सीरीज का प्रोजेक्ट किया, एक और प्रोडक्शन के साथ मल्टीपल कॉन्सेप्ट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो एक टीवी शो छोटा सा लिखा। तो चीजें चलती रही, वो वही चीजें कि हाँ, धीरे धीरे चीजें बनती है, वक्त लगता है।
वो ही डिफिकल्ट पार्ट आप कह सकते हो कि वो जो पेशेंस दिखाना था, और कभी कभी आसपास के कुछ लोग उस पेशेंस को समझेंगे नहीं, उनको ऐसा लग सकता है यार चीजें हो क्यों नहीं रही है। बट अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से तो बहुत मजा आया है, मतलब ज्यादा अच्छा ही फेज था। एक बहुत कंफर्टेबल कॉर्पोरेट लाइफ से तो ज्यादा मजेदार था ये राइटिंग का सफर। जिसको लोग स्ट्रगल कहते हैं, मेरे हिसाब से स्ट्रगल था नहीं, वो तो बहुत मजा आ रहा था, वो बहुत ही एंजॉयबल था, बहुत ज्यादा फन था। ये सर आपने बिल्कुल सही बात कही। हम सब लोग सोचते जब हम कोई काम नया शुरू कर रहे हैं, तब हमें सबसे ज्यादा ना हम खुद के ही ऑडियंस होते हैं। ये आपकी इस बात से हमें पता चलता है, हमें खुद की ही अच्छी बातों पे क्लैप करना चाहिए। ये चीज आपने बहुत सही कही सर, एंड आई अप्रिशिएट दैट। वी ऑल, जो हम सब जो ऑडियंस है, हम सब इस चीज को पक्का अप्रिशिएट करते हैं, ऐसी चीजों को। तो सर आपके लिए थर्ड क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर मेरे लिए भी। योर कनेक्शन एज अ राइटर विद मुकेश जासूस सीरीज, इसके बारे में वो आप। जर्नी तो, हाँ, तो ये जर्नी कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि 3 साल पहले शुरू हुई थी, क्योंकि हमारा मूवी जो प्रोडक्शन हाउस है उनके साथ मेरा कांटेक्ट 3 साल पहले बना था, जब कुछ आइडियाज थे वो डिस्कस करने। और इसके जो फाउंडर है वो मेरे एमबीए कॉलेज के सीनियर है, सुपर सीनियर है, इज लाइक 13 ईयर्स मेरे सीनियर। तो ये पता चला कि यार ऐसे एक एमबीए कॉलेज से निकल के किसी ने ऐसा शॉर्ट फिल्म प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि हमारा मूवी उस समय शॉर्ट फिल्म प्लेटफॉर्म था। तो उनसे मुलाकात हुई। फिर उनके साथ 2019 में एक शॉर्ट फिल्म बनाई हुई, अलीशा नाम की एक शॉर्ट फिल्म है जो कि फिल्म फेयर में नॉमिनेट भी हुई। तो लोगों को काफी पसंद आया, वो एक काम हुआ। एक और शॉर्ट फिल्म थी रचना नाम की, वो भी उनके प्लेटफॉर्म पे गई। तो वो हमारा इंटरेक्शन चलता रहा। इनफैक्ट आई थिंक 2020 के स्टार्ट में एक फीचर फिल्म के स्क्रिप्ट पे भी हमारे बहुत लंबे डिस्कशन चले थे, 2-3 महीने तक। पर वो फिर उसके बाद ये कोविड वाला सीन हो गया और वो चीज रुक गई। पर वो हमारी बातचीत हमेशा रही थी और एक ट्यूनिंग बनी हुई थी। तो फिर जब मुकेश जासूस का आइडिया, जो कि, तो जो राइटिंग के क्रेडिट्स है उसमें 4 लोगों का नाम है, तो उसमें से एक बंदे वो है जिन्होंने बेसिक आइडिया डेवलप किया था उनके लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो वो आइडिया डेवलप किया, उन्होंने हॉटस्टार को पिच किया, हॉटस्टार से अप्रूव हो गया। जब अप्रूव हो गया तब आई केम इनटू द पिक्चर। और उसके बाद मैं और 2 डायरेक्टर्स जो है, हिना और दिगंत, हम तीनों ने मिलकर उसकी पूरी कहानी बनाई है। और डायलॉग लेवल पे मेरा और हिना का ज्यादा काम है, पर दिगंत का भी स्क्रीन प्ले में बहुत इन्वॉल्वमेंट था। तो हम तीनों का मेनली राइटिंग का प्रोसेस था। और वो प्रॉपर जो आजकल एक चलन है शो लिखने का, एक राइटर्स रूम जैसा होता है, जो फॉरेन शोज में भी एक कॉन्सेप्ट होता है राइटर्स रूम का, जहाँ एक छोटी सी टीम होती है राइटर्स की जो साथ मिलकर लिखती है। तो ये वही एक्सपीरियंस था कि हम तीन तो थे ही, उसके अलावा जो प्रोड्यूसर है और को प्रोड्यूसर, जो 2 को फाउंडर्स हैं, उनके इनपुट्स लगातार आते थे हमें। उसके अलावा बाद में जब असिस्टेंट डायरेक्टर्स हायर हो चुके थे तो वो लोग पढ़ते थे, वो लोग अपने थॉट्स शेयर करते थे। तो आपको लगातार 5-6 लोगों का फीडबैक हर दिन मिल रहा है। और हमारे पास टोटल 20 दिन का ही वक्त था लिखने के लिए, बहुत कम वक्त है। ये लगभग 3.5 से 4 घंटे का कंटेंट है, जो 20 दिन में लिखना बहुत चैलेंजिंग माना जाएगा। तो हम और हिना दोनों एक दिन में एक एक एपिसोड लिखते थे। तो एक दिन में 2 एपिसोड लिखा जाता था, और हमने लगभग 2 वीक के अंदर पूरा एक ड्राफ्ट लिखा, और फिर उसकी थोड़ी सी और रीराइटिंग की, और उसके बाद तो शूटिंग शुरू हो गया था। तो बट उसके बाद भी हम, आई डोंट थिंक हम लोग बहुत ऐसा सोच रहे थे कि यार वक्त नहीं है तो फिर जल्दबाजी करते हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कहानी के पॉइंट्स है जो अलग अलग चीजों से कनेक्ट होते हैं। मुझे याद है आपके रिव्यू में एक 8वें एपिसोड के पास ऐसा था कि ये चीज समझ में आ रही थी कि यार 7वें 8वें में कहानी इधर क्यों जा रही है, वो एक पूजा वाला ट्रैक जब आ रहा था। यस बट अब सर। 8वें से 9वें में जब जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि अच्छा ये सारी चीजें जुड़ गई, और फिर बीच में अनुभव का एक ट्रैक खुलता है, और फिर बाद में वो भी जुड़ जाता है। तो वो सारा चीज कंस्ट्रक्ट करना हम, थोड़ा सा वक्त लगता है जब आप बहुत चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट फिर भी हमने ये सोचा कि नहीं, अब बना रहे हैं, कोशिश करते हैं पूरी। तो वो बड़ा मजा आया। वो जो टीम होता है ना, और एक टीम में अलग अलग लोग अलग स्पेशलिटी के साथ आते हैं। जैसे मेरा बहुत ज्यादा फोकस होता था कि यार इमोशनल क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करो, कहानी में रिलेशनशिप क्या है, इमोशंस क्या है, उस पर आप ध्यान रखो। हिना का गिफ्ट था ह्यूमर। तो बहुत सारे जो पंच लाइन कॉमेडी और सीक्वेंसेस, कि वो एक पुलिस स्टेशन के सामने औरतें आ गई और मुकेश भैया जिंदाबाद चलाने लगी, ये सब उसके दिमाग में ऐसे आइडियाज आते थे। उसका बहुत क्वर्की सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो वो बड़े, यश फर्स्ट एपिसोड में था कि आप सिगरेट मत पिया करो क्योंकि आपका नाम मुकेश है, आपने ऐड में देखा होगा आपकी भी। ऐड तो में। ये सब चीजें हिना के दिमाग में बहुत अच्छी आती थी। दिगंत जो थे, उनका एक 80s का सिनेमा का जो एकदम ट्विस्ट एंड टर्न वाला एलिमेंट होता है,
तो वो जो एक एपिसोड है जिसमें मेरा एज एन एक्टर भी वो है, जो डायरेक्टर आ जाता है, तो यस वो सर, दिग्गज का आइडिया था। हाँ, 15th में या 17th में स्कूटी जो नरेशन करने लगती है, उस तरह के आइडियाज दिगंत के आते थे। तो ये सब लोग साथ मिलके जो कर रहे थे ना, कि किसी का ध्यान इस चीज पे ज्यादा जा रहा है, किसी का ह्यूमर ज्यादा अच्छे से निकल के आ रहा है, वो साथ मिलके एक बड़ी अच्छी जुगलबंदी बनती है, और फिर मजा आया। मतलब हम लोग बहुत डिसएग्री करते थे, बहुत चीजों पे इंटेंस हो जाता था डिस्कशन कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं और फिर हम लोग कहीं पहुंचते थे, पर मजा अंत में बहुत आया। और बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, मतलब ऑल ऑफ अस फील दैट ऑल ऑफ अस वेर लाइक रियली वर्किंग हार्ड। हम सब बहुत एफर्ट डाल रहे थे, और हम सब एक दूसरे की इंडिविजुअल जो खूबियां थी उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। वो चीज आई थिंक थोड़ी सी निकल के आई। ये सर, ये जो आपने कहा ना, वो स्कूटी जो नरेशन दे रही थी, वो मेरा सबसे फेवरेट सीन था इस पूरी वेब सीरीज में। मुझे काफी पसंद आया था, बहुत अच्छा भी लग रहा था कि यूनिक था ये। हाँ हाँ हाँ। सर, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि भाई हम सब मिलकर यहाँ पे आइडियोलॉजीज जोड़ रहे थे, तो ये काम तो सर, हाँ, जब तक हम लोग साथ मिलके काम करेंगे हैं, तभी यूनिटी के साथ ही रिजल्ट भी अच्छा आता है। ये चीज तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही समझाई। तो सर, फोर्थ क्वेश्चन, कि जब आपने राइटिंग पूरी कर ली, सबके साथ मिलके सारे आइडियोलॉजीज मैच हो गए, लेकिन उसके बाद ये आते शूटिंग के वक्त पर क्या क्या किस्से थे, क्या क्या कहानियां थी, उस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डालें तो काफी अच्छा है। तो अब जैसे कि बेसिकली ये जो राइटिंग में हमारे पास वक्त कम था, उसका रीजन ये था कि जो रिलीज डेट था वो टेंटेटिवली डिसाइड, तो वो जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया तो बाकी सारी चीजें फिक्स हो गई है। तो शूट डेट्स भी हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेट्स ही थे। तो 20 दिन का एक शेड्यूल था। तो 20 दिन में फिर ये जैसे 20 दिन में इतना लंबा लिखना मुश्किल है, 20 दिन में इतना शूट करना भी मुश्किल है। 3.5 से 4 घंटा, यानी कि आप समझ लो एक दिन का 10 से 12 मिनट का कंटेंट बनता है जब आप शूट करने जाते हो। और ये कहानी ऐसी भी नहीं है कि एक कमरे के अंदर या दो घर के अंदर हो रही है। आप इसमें टोटल लगभग 35 to 40 लोकेशन थे, और 40 कैरेक्टर्स है, जिनका अगर आप ऐसे कैरेक्टर हो जिनका कम से कम एक लाइन डायलॉग है, तो ऐसे शो के अंदर 40 कैरेक्टर है। अब 40 की कास्टिंग करके, उनकी तैयारी करवा के, वो इतने लोकेशन को ये करके, तो वो शूट बहुत ज्यादा मतलब इमेजिन करना कि ये कर पाएंगे, बिल्कुल पहाड़ चढ़ने जैसा लगता था। जब शुरू हो रहा था सबका कहना था यार हम 20 दिन में कर नहीं पाएंगे, कम से कम 2-3 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, पर कोशिश करते। पर सच ये कि एक्चुअली 20 दिन में हो गया, 20 दिन में किया गया, और बहुत मजे के साथ किया गया, बहुत इंजॉय करके किया गया था। और उसकी सबसे बड़ी बात थी कि बहुत सिंप्लिसिटी थी टीम के अंदर में भी। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमारे पास बड़े स्टार नहीं थे। पूनम ढिल्लन जैसी एक्ट्रेस थी जिनका एक्टिंग एक्सपीरियंस मेरी उम्र से 10 साल ज्यादा है, तो वो वैसे उस लेवल के लोग हमारे साथ थे, लेकिन सब लोग बड़े सिंपल और रूटेड लोग थे। और राहुल बग्गा जो लीड रोल कर रहा है, वो बंदा खुद ही इतने ज्यादा मासूम और भोले से थे कि वो किसी से भी, मतलब एक स्पॉट बॉय से भी कंप्लीट ह्यूमिलिटी से बात करते थे, मतलब एकदम दोस्त की तरह बात करते। वो माहौल, और जो हमारे प्रोड्यूसर थे जो पूरे मतलब करता धरता एकदम पूरे हेड इन सारी थी, वो खुद भी बिल्कुल हम्बल। वो बैठ के अपना बिहार का गांव का किस्सा विस्सा सुनाने लगते थे। पारितोष यूपी के, राहुल बग्गा इधर के, वो सब बैठ के पूरे गांव वाँव के किस्सों के। तो वो जो माहौल था वो बहुत ही एक परिवार जैसा माहौल। तो उसमें चाहे जितना भी स्ट्रेस आ रहा था कि इतना करना है, ये काम है, ये नहीं हुआ है, कई सीन थे जो लास्ट मोमेंट पे हमको चेंज करना पड़ रहा था, बदलना पड़ रहा था, रीराइट हो रहा था, फिर भी सब कुछ हैंडल हो जा रहा था, बिकॉज आपकी जो फीलिंग थी टीम की वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो वो मस्ती चलता रहता था। पारितोष जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो रियल में भी बहुत ज्यादा मजेदार है, बहुत ही ज्यादा फनी है। तो वो एक उनका ह्यूमर होता था, एक अलग तरह का ह्यूमर। जो विनय सर जो कि प्रोडक्शन हाउस के हेड है हमारा, कि वो भी, उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग है, तो उनका ह्यूमर अलग चलता था। हमारी पूरी इक्वेशन ऐसी थी कि हम लोग एक दूसरे के लेग पुलिंग करते रहते थे। मेरा विनय सर का इक्वेशन वैसा है, राहुल के साथ, पारितोष के साथ, सबके साथ। हिना एक बहुत ही ज्यादा कूल डायरेक्टर, जो सबका मानना है कि बहुत कूल थी, एक ऐसी पर्सनालिटी थी जो सेट को बहुत आराम से हैंडल कर रही थी, बहुत आराम से वो कमांड कर पा रही थी, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग चीज होता है। तो वो सब का बैलेंस इतना अच्छा बन रहा था कि बड़े ऑटो मोड में, बड़े प्यार से। और एक और चीज हुई कि कास्टिंग भी मेरे हिसाब से ना अच्छी हुई है। वो बहुत हेल्प कर देता है कि आपके
सारे लोग जो आ रहे हैं, अगर कोई भी फॉल्टर नहीं कर रहा है तो आप कहीं पे भी अनकंफर्टेबल नहीं हो। अगर कोई भी एक्टर आया एक दिन के लिए भी और वो बहुत खराब एक्टिंग करने लगता है मान लीजिए, तो सडनली पूरा वो सब पे असर पड़ने लगेगा, सब टेंशन में आ जाएंगे ये क्या हो रहा है। तो वो नहीं हो रहा था। वो ये सब चीजें इतनी स्मूथली बैठती चली गई कि फिर हंसते खेलते जोक करते मस्ती करते अपना पूरा फिर वो प्रोसेस निकल गया। वाह सर। सर इसमें ये क्वेश्चन है, जो आपने यहाँ पे 5-10 मिनट का जो 15th एपिसोड में रोल किया था, उसमें क्या आपको एक ही टेक में आपका हो गया था, आपने ज्यादा एक दो दो तीन टेक्स लगे थे, कितने वो टेक्स लगे थे? बहुत टेक। तो एक चीज ये है कि ये सीन इस शो का आखिरी सीन लिखा हुआ है। सबसे आखिर में जो सीन इस शो के लिए लिखी गई है वो ये कि शूट होने से 1 या 2 दिन पहले तक ये सीन डिसाइडेड नहीं था। ये डिसाइडेड था कि ये रेस्क्यू करेंगे, वीडियो वाले बन के आएंगे और रेस्क्यू कर लेंगे, पर एग्जैक्टली क्या होगा, कौन होगा, क्या बोलेगा, ये सब कुछ डिसाइडेड नहीं था। तो ये दिगंत का आइडिया था कि ऐसा एक कैरेक्टर रहेगा और उन्होंने बोला तुम प्ले कर लो क्योंकि टाइम है नहीं अभी एक्टर भी ढूंढने का। बोला ठीक है। तो उसके बाद जब, और आप अगर नोटिस करो तो ये सीन में सबसे ज्यादा कोरियोग्राफी है। ये दरवाजे पे आते हैं, फिर वो वहां पे जाते हैं, फिर वो बेड के पास रख के बैठता है, राहुल का कैरेक्टर यहाँ पे आता है, फिर वो बंदा अंदर चला जाता है, तब ये लोग बात करते हैं, वो वापस आता है, तब तक ये अंदर चला जाता है, अंदर जाके किसी को बेहोश करता है, तब तक यहाँ बात हो रही है, फिर ये वापस आता है, फिर उसके बाद वो फिर उधर जाता है, फिर ये डिसाइड करता है, फिर वहां को। तो इसमें जो मूवमेंट है वो एक्चुअली शो का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट है, इस शो का सबसे ज्यादा, एंड इट वाज प्रोबेबली द मोस्ट टाइम टेकिंग सीन। इसमें 6 से 7 घंटे लगे हैं। ये सीन एक्चुअली 4-4.5 मिनट का है सिर्फ, लेकिन इसको शूट करने में और ये सीन खत्म होते होते तक लगभग हमारे पास लोकेशन में जितना समय था वो खत्म हो गया था, उतना लंबा गया था ये सीन। और बहुत तेजी से शूट करने के बाद भी, क्योंकि इतने एंगल्स लग रहे थे, तो और तो उसमें भी टेक्स हो रहे थे, बिकॉज एक टेक तो मतलब चाहे आप जितना भी परफेक्ट दो, एक टेक में कभी ओके नहीं होता। वो आप एक तो सेफ्टी टेक लेंगे, आप कुछ तो और लेंगे, या दूसरे तीसरे टेक में कुछ और निकल के आएगा, वो सारी चीजें होती ही है। तो और प्लस चूंकि ये सीन पहले से नहीं लिखा गया था, तो इस सीन का कोई रिहर्सल नहीं हुआ था, कोई प्रैक्टिस नहीं हुआ था, अनलाइक ऑल द अदर सीन जिसकी एटलीस्ट एक राउंड ऑफ रीडिंग तो हुई थी। ये सीन कंप्लीटली ऑन द सेट हुआ है सब कुछ। आउट बहुत ऑफ सारे तो द हाँ, बहुत सारे डायलॉग जो है वो आई वाज सेइंग थिंग्स दैट केम टू माय माइंड वहीं पे, तो वैसे चला है कि अच्छा यहाँ ऐसा कुछ बोलते हैं वहां। तो वो ऑब्वियसली एक एक टेक में नहीं निकल सकता था, वो मल्टीपल टेक्स और मल्टीपल कोशिशों के बाद निकला, बट अच्छा निकल आया है मतलब लोगों को। और उसमें जो सबसे गजब की चीज है वो एक हेयर स्टाइल और जो लुक है कैरेक्टर का, जो हिना का आइडिया था, वो लोगों को बहुत मजा है। स्पेशली जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, वो जानते हैं कि रियल लाइफ में बहुत अलग तरह का एकदम मतलब अलग ही कुछ बनता है, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था ऐसा कुछ देखना कि यार ये क्या बन के मतलब आया है। तो और मुझे मजा आया मतलब करने में। हाँ सर, वो रोल तो मुझे भी आपका काफी अच्छा लगा था, कि यार ये कौन है, ये काफी अच्छा किया है, मेरे भी दिमाग में छप गया था वो। चलिए सर, बहुत एक चीज आपने काफी अच्छी करी, हम सब ने मिलके किया, हाँ ये चीज अच्छी, और स्ट्रेस संभाला, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है इस समय जब आपके पास समय कम होता है। ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे। तो सर, फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए है, हु इज योर इंस्पिरेशन? आप राइटिंग में आए यहाँ पे, वेब सीरीज के लिए आपने राइटिंग प्रोडक्शन कंपनीज के लिए आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटिंग करी, तो ये जो इंस्पिरेशन थी कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, ये कहाँ से आया, इसका सीड अप कहाँ से हुआ, किन किन कौन है आपकी इंस्पिरेशन? सो सो राइटिंग की शुरुआत मेरे लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये लगती मुझे कि पहली पहली बार जब लिखा था तो मुझे नहीं पता है कि क्यों लिखा था, वो इतनी जल्दी हुआ था, वो लगभग 7-8 साल की उम्र में हुआ है। तो उस समय ये पता भी नहीं कि क्यों लिखते थे वो। ऐसी कहानियां हैं, वो खूनी खंजर, उड़ती खोपड़ी, इस तरह के जो बचपन की लिखी हुई स्टोरी, भूत वूत की स्टोरी कुछ कुछ लिखते थे, तो वो एक्चुअली नहीं पता है कि क्यों। मतलब थोड़ा सा अंदाजा ये है कि मॉम जो थी मेरी, वो उनका पोएट्री और लिटरेचर में इंटरेस्ट था, तो उनसे कुछ कुछ बात होती थी, तो वो कुछ बताया करती थी। तो वो कहीं दिमाग में छप गया कि कहानियां होती है और शब्द होते हैं और वो सब चीज इंटरेस्ट आ गया, और वो शुरू हुआ, लेकिन वो छूट गया था। वो एक्चुअली स्कूल में बाद में पढ़ाई पे ध्यान हो गया, वो छूट गया। और स्कूल के एंड में थोड़ा सा पोइट्री का इंटरेस्ट फिर से बना। और कॉलेज लाइफ में, जैसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो बाद में प्रोफेशनली करना शुरू करते हैं, उनका कॉलेज में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होता है क्रिएटिविटी के साथ।
तो मेरे साथ वही हुआ, एमबीए कॉलेज में भी, इंजीनियरिंग में भी। हमने लगभग दोनों कॉलेज मिला के मेरे हिसाब से 20 से 22 थिएटर परफॉर्मेंसेस किए हैं। एक आप समझ लो लगभग 3 से 4 साल के एक पीरियड में। तो 20-22 थिएटर परफॉर्मेंसेस, 3-4 शॉर्ट फिल्म, 2 फीचर फिल्म, जबकि कुछ नहीं आता था तब। हमने कॉलेज लेवल पे ही एकदम जीरो बजट पे कुछ कुछ करके फिल्म विल्म बना देते थे। तो वो एंथुजियाज्म में जो वक्त बीता, उससे ऐसा फील होने लगा कि यार ये पसंद है, ये किया जा सकता है। और वो जो आर्टिस्ट और जो वर्क ऑफ आर्ट इंस्पायर किए थे वो अलग थे उस दौर के। जैसे गुरुदत्त की फिल्में बहुत पसंद थी, प्यासा जैसी फिल्म देखते थे, या ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में देख, तो उस समय का इंस्पिरेशन वो था। फिर जब क्रिएटिविटी में घुस गया तो इंस्पिरेशन, नए नए इंस्पिरेशन बने। जैसे चैपलिन का सिनेमा बहुत पसंद आया, तो ऐसा महसूस हुआ कि यार मतलब क्राफ्ट पे जो होल्ड होता है, जो एक विजुअल मीडियम था, उसको समझने की जो क्षमता चैपलिन के अंदर थी कि विजुअल मीडियम आप कैसे यूज कर सकते, वो अनमैच्ड है आज की डेट में भी मेरे हिसाब से। वो जीनियस जो अपने मीडियम को इतना ब्रिलियंटली समझता है और इतना एंटरटेन कर सकता है उसके अंदर, बिकॉज ही इज नॉट जस्ट डूइंग समथिंग विच इज वेरी आर्टिस्टिक, इट इज सो एंटरटेनिंग। और स्टोरी टेलिंग भी होती थी गजब की। अगर आप देखो तो उस रोमांटिक कहानियां भी गजब है, इमोशनल कहानियां भी गजब है। हम लोग सोचते हैं कि वो बस कॉमेडियन थे, लेकिन हर चीज है। और सोशल स्टोरीज बहुत है, पॉलिटिकल स्टोरीज बहुत है, सब है। तो चैपलिन एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन बने एक इन द लास्ट फ्यू इयर्स मेरे लिए। तो यही, फिर तो उसके बाद आप अलग अलग वर्क्स एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग लोग आपको पसंद आते हैं। लिंकलेटर की जो राइटिंग है, रिचर्ड लिंकलेटर की जो कॉन्वर्सेशनल बिफोर सीरीज है, बॉयहुड जैसी चीज है, उस तरह का एक सिंपल कॉन्वर्सेशनल स्पेस बहुत पसंद आया। तो खुद भी कुछ कुछ लिखा है, जो एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी हमारा मूवी के साथ। वो 20 मिनट की एक बातचीत है। एक बंदा अपनी बचपन की क्रश से 10 साल बाद मिल रहा है, और वो लोग बैठ के 20 मिनट तक बात करते हैं। वही शॉर्ट फिल्म है आपकी। एक आरवीसीजे के साथ एक 3 वीडियो की एक सीरीज बनी, व्हेन यू मीट योर एक्स। उस वो ये है कि 2 एक्स लवर्स ब्रेकअप के बाद 3 बार मिलते हैं। 2.5 साल ब्रेकअप के बाद, 5 साल ब्रेकअप के बाद, 6 साल ब्रेकअप के बाद। और उन 3 कॉन्वर्सेशन में आपको उनकी लाइफ, उनका पास्ट रिलेशनशिप, उनके प्रेजेंट जर्नी, वो सब कुछ समझ में आता है। तो ये कहीं ना कहीं वहां लिंकलेटर का बहुत प्रभाव है। वो सब चीजें हुई। ईरानियन फिल्म मेकर, आपने शायद असगर फरहदी का सिनेमा देखा होगा, सेपरेशन है, अबाउट अली है। अगर नहीं देखा तो एक्सप्लोर करना। आज की डेट में मेरे हिसाब से ही इज प्रॉब्ली द बेस्ट स्क्रीन राइटर। वो डायरेक्टर भी है, बट राइटिंग लेवल पे जो ह्यूमन ड्रामा वो लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो उनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आता है। सेपरेशन को ऑस्कर भी मिला था इस समय, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फिल्में। तो ये सब अपनी जर्नी ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं। शायद जो शुरुआत हुई थी मम्मी की कुछ बातों से, वहां से लेके गुरुदत्त की फिल्मों से लेके चैपलिन से लेके बहुत कुछ आज तक देख रहे हैं। और आसपास के लोग, आसपास के बहुत सारे आर्टिस्ट जो बहुत इंस्पायर करते हैं। अपने अपने ही जनरेशन के राइटर, विश्वती सरकार जैसा राइटर जो कि टीवीएफ के लिए पिक्चर्स, परमानेंट रूममेट्स, ये सब लिखा है। विश्वती संबंध जिससे कॉलेज के जमाने से मेरी पहचान है। तो वो भी अपने कॉलेज में जब ड्रामा वामा कर रहा था, तो हमारे एक फेस्ट में उसकी एक शॉर्ट फिल्म आई थी। ये 2009 की बात है। तो तब से हमारा इंटरेक्शन रहा है। वरुण ग्रोवर जैसे राइटर हुए, जिनसे अगेन 2013-14 के जमाने से बातचीत रही है। उन्होंने काफी गाइड किया, मेंटोर किया। ये लोगों को देखना कि कैसे हमारी ही जनरेशन के लोग इतना अच्छा लिख रहे हैं, उनसे इंस्पायर होना, ये रेंज ऑफ इंस्पिरेशन है पूरे। ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई। एक चीज आपकी और मेरी काफी ज्यादा सिमिलर इसमें कि चैपलिन, जो चार्ली चैपलिन थे, उनका तो मैं भी आज बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैंने 12th में इनकी कहानियां बहुत सुनी थी। कि इनकी कहानी, ये यहूदी थे, जूइश थे, और इनकी मम्मी का वो पागल हो गई थी, विक्षिप्त हो गई थी। इन्होंने बहुत ज्यादा हर्डल्स देखे अपनी लाइफ में, लेकिन तब भी ये खुद रोते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जो स्टेज नेम था, जो एक हंसाने, जो एक कॉमेडियन की जो एक लिमिट, वो एक थी स्टेज में, जो वो थे, तो वो थे मतलब लोगों को हंसाते थे, कुछ सोशल मैटर्स पे वो बात करते थे। हाँ, चैपलिन की जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी आप पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी जरूर सर। ऑटोबायोग्राफी। और बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब क्योंकि कोई अपने बारे में लिखता है ना, तो अपनी ग्रेटनेस के बारे में नहीं लिखता है। कोई और लिखेगा तो ग्रेटनेस लिखेगा, वो अपने बारे में बड़े नॉर्मल इंसान की तरह। आपको लगेगा एक इंसान जिसके वही क्रिएटिव चैलेंजेस थे जो हमारे थे, वैसी प्रोफेशनल जर्नी थी। हाँ, बहुत ज्यादा फेम, बहुत ज्यादा सक्सेस,
बट एट द कोर सेम चीजें थी, तो वो बड़ा मजा आता है पढ़ने में। ये तो सर, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, सच्ची में दिल पे लग गई मेरे। तो सर फिर सिक्स्थ क्वेश्चन आया, आपकी फेवरेट बुक कोई हो उसमें आप बताइए। किताब में चूंकि हम अगर सिनेमा राइटिंग इन सब की अगर बात कर रहे हैं, तो मैं इस फील्ड के कुछ बुक बताता हूँ। हालांकि नॉवेल्स में भी है, एक शांताराम जैसे किताब है जो बहुत ज्यादा पसंद है। टू किल अ मॉकिंग जो इतनी पॉपुलर भी है, बहुत लोगों ने पढ़ी है, पर इतने साल बाद भी मेरे हिसाब से एक्चुअली बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। तो एक बहुत सिंपल बुक बट बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली किताब है, और बहुत अलग तरह की किताबें पसंद आई है। तो मैथ्स एक सब एज अ सब्जेक्ट बहुत पसंद था, तो मैथ्स की एक दो किताबें थी जो एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। तो मतलब वो स्कूल का सब्जेक्ट है लेकिन आज भी पढ़ना अच्छा लगता है, जबकि उससे कोई कनेक्शन नहीं रह गया मेरा। तो वो एक दुनिया थी, कॉमिक्स की दुनिया थी। कॉमिक्स की कुछ किताबें थी, बचपन में एक बड़ी पतली सी कॉमिक्स पढ़ी थी। आप लोगों का जनरेशन शायद ये कॉमिक्स नहीं पढ़ रहा होगा। हमारे समय स्मॉल टाउन में बहुत पढ़ा जाता था, नागराज, ध्रुव जैसे हीरोज होते थे। हाँ। तो एक कॉमिक थी मुझे मौत चाहिए, और उसकी एक स्टोरी थी कि एक बंदे को शाप मिला है कि वो मर नहीं सकता। तो वो हीरो को, कहानी के हीरो को बोलता है कि तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा वरना मैं तुमको मार दूंगा। तो उस तरह के, तो बचपन में बड़ा गजब लगा था यार कि इस तरह की स्टोरी कैसे किसी ने सोची। अब सोच के लगता है कि हो सकता है वो कहीं से चुराई गई होगी, हो सकता है ओरिजिनल ना हो, हमें नहीं पता। लेकिन उस समय तो गजब माइंड ब्लोन हो जाता था कि यार कोई कितनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है। तो अलग अलग जगह से बुक्स में वो इंस्पिरेशन मिलते थे। और जो सिनेमा और राइटिंग की दुनिया है, उसमें किताब है मेकिंग मूवीज। सिडनी लुमेट जो कि अमेरिकन डायरेक्टर है, जो 50 साल तक उन्होंने फिल्म बनाई, जिनकी 12 एंग्री मैन आई थिंक सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्म है उनकी, और उसके अलावा और भी बहुत सारी खूबसूरत फिल्में। तो सिडनी लुमेट ने ये जो किताब लिखी है मेकिंग मूवीज, वो सिनेमा का जो प्रैक्टिकल साइड है और जो पैशन है, दोनों को बड़ा अच्छा बैलेंस करता है। कि पूरे प्रोसेस के बारे में भी वो बात करते हैं, लेकिन इतने दिल से बात करते हैं। तो किसी को भी अगर फिल्म की दुनिया में इंटरेस्ट हो, तो हमेशा मेरा सजेशन, भले आपको राइटर बनना हो, भले आपको कुछ और बनना हो, डायरेक्टर ना बनना हो, लेकिन आपको एक इस डायरेक्टर की ये मेकिंग मूवीज जैसी किताब पढ़नी चाहिए। आपको फिल्मों के बारे में इतने प्यार से उन्होंने सब कुछ समझाया है। इवन तो ये किताब आज से मतलब 25 27 95 में ये बुक शायद छपी थी। तो 27 साल, 26 27 साल हो रहे हैं अब, बहुत वक्त हो गया इस किताब को लिखे हुए, लेकिन फिर भी इतनी रिलेवेंट लगती है। और अब तक सिनेमा के ऊपर मेरे हिसाब से इससे अच्छा बुक शायद नहीं लिखा गया है। उसके अलावा राइटिंग में स्टीफन किंग की किताब है ऑन राइटिंग, जो अगेन जो ये सिनेमा के वर्ल्ड के बारे में करते हैं, वही वो किताब राइटिंग के बारे में करती है। कि उसकी प्रैक्टिकलिटी को भी बहुत अच्छे से बताते हैं, लेकिन बहुत ही इमोशनल और एक पैशनेट टोन में बताते हैं। तो आपको फील भी होगा राइटिंग के लिए, लेकिन आपको चीजें सीखने और समझने को भी मिलेंगी। तो ये कुछ किताबें हैं जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिंदगी। तो सर ये तो काफी बढ़िया रहा आपने। जो मेरी मेरी उम्र के होंगे 20 साल के, 21 साल के, उनके लिए काफी अच्छा। जो लोग कॉलेज में होंगे वो जरूर इस चीज को पक्का नोटिस करेंगे, उन्हें मूवीज का इंटरेस्ट होगा तो पक्का वो इस चीज को जरूर नोटिस करेंगे मेरी वीडियो में। तो सर लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, योर फेवरेट राइटर और फिल्म मेकर अगर है, आप कुछ चर्चा कीजिए इसकी। तो राइटर्स में आई थिंक, क्योंकि वो इंस्पिरेशन की जब बात हो रही थी, तो लगभग कवर हुए सारे लोग। तो बट एक एक्चुअली एक बंदे का नाम वहां पे नहीं हुआ, तो उनकी मैं बात कर सकता हूँ। और मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सारे फिल्म के लोग थे, शोज की जो दुनिया है, वेब शोज का जो वर्ल्ड है, टीवी शोज का जो वर्ल्ड है, उसमें मेरे हिसाब से 21st सेंचुरी में अगर सबसे ब्रिलियंट कोई रहा है एटलीस्ट अमेरिकन कंटेंट के अंदर, तो दैट पर्सन वुड बी विंस गिलिगन। अगर एक इंसान ब्रेकिंग बैड बना लेता है और बेटर कॉल सॉल बना लेता है, दो शोज जो कि ऑल टाइम ग्रेटेस्ट शोज हैं। आप अगर और तो अल्टीमेट है, मतलब इससे ज्यादा कोई क्या क्रिएट कर सकता था। ऐसा एक चीज, इसके आसपास भी एक चीज बनाना लाइफ का ड्रीम हो सकता है। और वो दो दो ऐसी चीज बना चुका। बेटर कॉल सॉल का तो आखिरी सीजन बाकी है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर आखिरी सीजन बहुत ज्यादा ब्रिलियंट रहा तो वो भी ब्रेकिंग बैड के लेवल पे काउंट होगा। तो इट विल बी लाइक टू ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट शोज। तो विंस गिलिगन के बारे में, उनके प्रोसेस, उनके इंटरव्यूज देखना बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, क्योंकि इतना जीनियस काम करने के बाद भी
उस बंदे के अंदर कोई एरोगेंस नहीं है कि कोई जीनियस इंसान है, और शायद इसीलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं, बिकॉज वो जो टीम वर्क होता है कि वो एक टीम ऑफ राइटर्स होते हैं, उनसे कैसे काम निकलवाना है, उनको कैसे गाइड करना है, वो प्रोसेस वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो राइटिंग रूम इतना अच्छा बन रहा है और इतनी डिसिप्लिन वे में वो हो रही होती है, तो वो इंस्पिरेशन हमेशा रहता है। मतलब आप वो अचीव नहीं कर पाओगे जो ब्रेकिंग बैड का टेंशन है, जो वो लेवल ऑफ ड्रामा है, लेकिन उसकी छोटी छोटी लर्निंग्स आप ले सकते हो। तो जैसे वहां पे हमेशा होता था कि ठीक है, बाद में अगर आपको बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली मूव करना ऑडियंस को, तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा वक्त देना होगा इमोशनली वो जमीन तैयार करने के लिए। तो भले आप एक 10-10 एपिसोड का मुकेश जासूस लिख रहे हैं, फिर भी मेरे दिमाग में ये सोच रहती थी कि यार रिलेशन और इमोशंस पे थोड़ा सा वक्त शुरू में दो। आप एक पूजा अगर बाद में, मैं थोड़ा सा स्पॉइलर वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन पूजा अगर बाद में मुख्तार हमको मारने की कोशिश करने वाली है, तो उस रिलेशनशिप में आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो मोमेंट का पंच अलग होगा, जब आप वो पूरा बिल्ड करेंगे उस चीज को। अगर आप एक अनुभव कुछ बहुत गलत काम करने वाला है सुलेखा के साथ, तो आप इनके दो सीन, भले उस समय वो सीन नॉर्मल लगे, लेकिन आप इनके दो सीन्स पे समय दो थोड़ा सा, तो आपको समझ आएगा अच्छा इनका ये रिलेशनशिप है, ये फीलिंग है, ये इमोशन है, ये भरोसा है, ये केमिस्ट्री है इनकी। तब वो धोखा जब आता है तो धोखा ज्यादा हिट करेगा। तो हिट आपको पंच धोखा से मिलेगा, मजा धोखा पे आएगा, लेकिन वो मजा बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त, थोड़े से सीन्स जो लग सकता है देखने वालों को कि यार ये एक दो सीन थोड़े स्लो थे, लेकिन वो करना चाहिए। और वो धीरे धीरे हम भी सीखते जाएंगे और लिखते लिखते, बट ये सारी चीजें विंस गिलिगन की राइटिंग से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जो उस जमाने के टीवी अच्छे, हर टीवी शो अच्छे टीवी शोज में होता था। बट मतलब मेरा एक पर्सनल, अगर मैं इंस्पिरेशन पर्सनल फेवरेट बोलूं, तो दो फेवरेट शोज एक इंसान ने क्रिएट किए। अब उससे ज्यादा क्या मतलब आप ये कहोगे, तो वो एक है, या आई थिंक दैट इज वन पर्सन दैट इज वेरी इंस्पायरिंग। एंड अगर आपने देखा नहीं है, आप शोज देखते तो ब्रेकिंग बैड एंड बेटर कॉल सॉल डेफिनेटली देखना। और एक राइटर तो नहीं, बट एक पीस ऑफ कंटेंट और है जो मेरा बहुत ज्यादा बड़ा इंस्पिरेशन है लाइफ का, बिकॉज इट इज लाइक माय फेवरेट पीस ऑफ कंटेंट। हर शो, हर फिल्म, हर चीज से, हर किताब से ऊपर दिस शो जो अब उतना पॉपुलर नहीं रहा है, धीरे धीरे लोग, सो इट इज अ शो विच केम लेट 80s और अर्ली 90s में अमेरिका में आया था। इसका नाम द वंडर ईयर्स, द वंडर ईयर्स नाम का एक शो था, जो कि चाइल्डहुड के ऊपर एक बचपन की कहानी है। और बड़ी सिंपल सी स्टोरी, एक बचपन, उसका परिवार, उसका स्कूल, एक उसको किसी एक लड़की से प्यार है, उसके दोस्त है, वही सब चीजों की स्टोरी, बट इतनी खूबसूरती से कही गई, इतना इमोशन, इतना नॉस्टैल्जिया, इतना फन। तो वो कंटेंट का जो असर हुआ है, जो मतलब उसके कई एपिसोड्स मैंने 40-50 बार भी देखे, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं, बहुत बार देखे, बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरे लिए वो अल्टीमेट पीस ऑफ कंटेंट बन गया कि अच्छा, इस लेवल का इमोशनल पंच भी एक पीस ऑफ कंटेंट कर सकता है, जो कि 94 में खत्म हो गया था। 2008 में इंडिया में बैठ के मैंने देखा है, जो कि यूएस का शो है, और 2021 तक मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे स्पेशल चीज है। तो आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो कि इतना असर करता है लोगों को। अगर आपने टीवीएफ की ये मेरी फैमिली नाम का एक शो आया था, आपने सुना, वो कहीं ना कहीं वंडर ईयर से इंस्पायर्ड था, कि आज के दौर में 90s में बेस्ड एक परिवार की कहानी। तो जैसे वंडर ईयर्स ने यही कहा था कि 88 से 94 में उन्होंने लेट 60s और अर्ली 70s की एक कहानी बताई थी, कि उस समय तो वो नॉस्टैल्जिक टच था पूरा, कि उस जमाने में बड़े होने के क्या एक्सपीरियंस थे, जैसे हमारे बचपन की कहानी को अभी बता रहा हूँ उस तरह। तो आई थिंक अगर इंस्पिरेशन और फेवरेट्स की बात हो, तो ये भी आई थॉट आई विल शेयर। ये जो आपने कहानियां सब बताई, तो इससे मेरे दिमाग में भी एक काफी प्यारी कहानी आई, जो वैसे तो एक चाइल्डहुड लव के ऊपर है। मूवी का नाम, एक तमिल मूवी है 96, उसमें भी विजय सेतुपति और त्रिशा कृष्णन थे। उनका भी जो एक रोल था, दो तरीके के रोल। एक था कि जब वो 20 साल बाद बड़े हो जाते हैं, वो तब भी अपनी पुरानी क्रश से प्यार कर रहा होता है, यहाँ पे जो विजय सेतुपति के रोल है। तो मुझे वो कहानी याद आ गई। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुकेश जासूस हॉटस्टार क्विक्स पर अवेलेबल है। सारे के सारे एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं, 20 एपिसोड्स हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए, काफी एंटरटेनिंग है और काफी ज्यादा अच्छा है।
तो प्लीज आप सबसे विनती है, आप जाके जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये इंटरव्यू देखकर जो सज्जल सर हैं कैसा लगा। आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे पूछिए, मैं आपको पूरे इनसे बात करवा के पूरी जवाब दूंगा। तो ईशान, मैं सर आपको आपको भी थैंक करना चाहूंगा कि मुकेश जासूस का वो 20 एपिसोड, सारे एपिसोड आप सेम डे रिव्यू करते थे, और मतलब बाद में हमने बताया कि वी वर आल्सो सीइंग इट। जो डायरेक्टर है हिना, उससे भी अक्सर मेरी बात होती थी कि बड़ा अच्छा लगता था कि एक स्मॉल टाउन में कहीं पे हमें पता भी नहीं था उस समय तक कि आप कहाँ से हो, कौन हो, क्या उम्र है, तो कोई है जो देख रहा है, हर दिन देख रहा है। और बड़ा जेन्युइन एक वार्म फील होता था जब आप बात करते थे, तो लगता था कि हमें और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, बहुत सारे लोग रिएक्ट कर रहे थे, बट एक वो होता है ना कि कोई वीडियो दर वीडियो 20 वीडियो में 20 एपिसोड के बारे में बात कर रहा है। तो इट वाज लाइक रियली नाइस, वेरी स्वीट। बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए बहुत एंकरेजिंग था। एंड बहुत वेरी स्वीट ऑफ यू टू कंडक्ट दिस इंटरव्यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर थैंक यू। थैंक यू सर।